तो भाग 2 में आपका स्वागत है। तो हमने अब आगे पढ़ना है यूक्लिड के बारे में, ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या क्या बताया कि यूक्लिड की क्या क्या परिभाषाएं थी, क्या क्या अभिग्रहित थे और क्या क्या अभिधारणाएं थी, ठीक है। तो यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान यानी मॉडल सोचा जिसमें वो रहते थे। तो वो था एक बिंदु यानी पॉइंट, एक रेखा यानी लाइन, एक तल यानी प्लेन या सरफेस यानी पृष्ठ। तो ये 3 चीजें सोची। तो ज्यामिति में ये जो 3 चीजें हैं, बिंदु, रेखा, तल, इसको ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये सर्वदा के लिए ये सत्य होती हैं, लेकिन इनकी ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। आकाश यानी स्पेस और उनके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस का आकार होता है, सॉलिड का यानी एक शेप होता है, माप और उसकी स्थिति होती है। यानी ठोस का एक आकार होता है, माप होता है और उसकी स्थिति पोजीशन होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं यानी पृष्ठ यानी बाउंड्री या सरफेस कहलाती हैं। तो इसकी जो परिसीमाएं होती है वो पृष्ठ या सरफेस कहलाती हैं। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। पृष्ठों की कोई यानी मोटाई नहीं होती। पृष्ठों की परिसीमाएं यानी वक्र यानी कर्व या एक सीधी रेखा यानी लाइंस होती है। तो इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक आपने क्यूब यानी घन देखा होगा। तो घन में आपने देखा होगा कि इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक क्या होते हैं, पृष्ठ यानी सरफेस होते हैं। और जहाँ पर ये जो लाइनें मिलती हैं, साइड मिलते हैं, उसे बोलते हैं बिंदु को पॉइंट। किनारों को पॉइंट या शीर्ष कहते हैं, ठीक है, बिंदु। ठोसों से बिंदुओं, ठोस पृष्ठ रेखाएं बिंदु तक की 3 चरणों पर विचार कीजिए। यानी ठोस में आपको 3 चीज मिलेगी। रेखाएं जो कि ये लाइनें होती हैं 12 घन में, बिंदु जो कि 8 होते हैं, 4 बिंदु ऊपर 4 नीचे, और पृष्ठ आपको 6 मिलेंगे, 6 सरफेस। और प्रत्येक चरण में हम एक विस्तार जिसे हम विमा यानी डायमेंशन भी कहते हैं से वंचित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक पृष्ठ की 2 विमाएं यानी एक जो सरफेस होता है उसमें 2 विमाएं होती है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई। और ठोस में 3 होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो एक रेखा की एक विमा होती है और बिंदु की कोई भी विमा नहीं होती है। तो ये इनके बारे में थोड़ी जानकारी हो गई कि बिंदु की कोई भी विमा नहीं होती है, रेखा की एक विमा होती है, पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं, ठोस की 3 विमाएं होती हैं। तो यूक्लिड ने इन कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने इन रहस्योद्ध घटनाओं का प्रारंभ एलिमेंट की पुस्तक 1 से 23 एक में यानी पुस्तक 1 में 23 परिभाषाएं यानी डेफिनेशन देकर किया। इनमें से कुछ परिभाषाएं यानी डेफिनेशन नीचे दी जा रही है। तो यूक्लिड के जो एलिमेंट किताब थी, उन्होंने कुछ की डेफिनेशन यहाँ पर दी है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला लिखा है कि एक बिंदु यानी पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं है। तो एक बिंदु का कोई भाग नहीं होता। बिंदु की ना लंबाई होती है, चौड़ाई ना ऊंचाई, कुछ नहीं होती है। वो स्थान भी नहीं घेरता है, बस वो एक ना स्थिति बताता है। एक तल पर वो स्थिति बताता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन सी दिशा में, ठीक है, बस स्थिति बताता है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, यानी एक ही विमाएं होती है, सिर्फ लंबाई, इसमें चौड़ाई नहीं होती है। रेखा को दोनों दिशाओं में जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है, ऐसे, ठीक है, जितना चाहे उतना आगे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी एक रेखा को जब भी बनाओगे तो इसके जो सिरे होंगे वो बिंदु होंगे, ठीक है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी बहुत सारे बिंदुओं को ऐसे मिलाते हैं तो रेखा सीधी बनती है, ठीक है। एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और पृष्ठ के किनारे यानी एज रेखाएं होती हैं।
एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में से स्थित होता है। ठीक है, तो समतल पृष्ठ ये कागज का पन्ना ही है, इसमें आपको सिर्फ दो विमाएं दिखेगी, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, और इन पे जो है रेखाएं से बनी है, तो इसके अगल बगल में जो है ये रेखाएं बनी है। ठीक है, ऐसी चीजें उन्होंने यूक्लिड ने बताई। ठीक है, और इनको परिभाषित भी किया, जिसमें हमें 7 परिभाषाएं दी गई हैं। बिंदु, रेखा, सीधी रेखा, पृष्ठ, किनारे यानी एज, प्लेन सरफेस। तो इन्होंने 7 चीजों के बारे में बताया। यदि आप ध्यान पूर्वक इन परिभाषाओं को देखें तो आप पाएंगे कि कुछ पदों जैसे भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से इत्यादि को स्पष्ट रूप से आगे और अधिक समझाने की आवश्यकता है। अर्थात बिंदु की परिभाषा पर विचार कीजिए जो यूक्लिड ने दी है। इस परिभाषा में एक भाग को परिभाषित करने की आवश्यकता है। ये मतलब अभी हमने पढ़ा था ना बिंदु, कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब ये भाग क्या होता है ये भी समझाना होगा। तो मान लीजिए कि हम यह परिभाषित करें कि एक भाग वह है जो क्षेत्र घेरता है, तो हम पुनः क्षेत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। यानी हम कहें कि भाग एक क्षेत्र है और फिर क्षेत्र को समझाना पड़ेगा। अतः एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए आपको अनेक वस्तुओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है और बिना किसी अंत के परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हो सकती है। इन्हीं कारणवश गणितज्ञों द्वारा यह सुविधाजनक पाया गया कि कुछ ज्यामितीय पदों को अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड मान लिया जाए, और इस विधि से हम एक बिंदु को ज्यामितीय संकल्पना का ऊपर दी गई परिभाषा की तुलना में एक बेहतर अंतर्ज्ञानात्मक अभ्यास प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम बिंदु को एक सूक्ष्म बिंदु से निरूपित करते हैं, परंतु सूक्ष्म बिंदु की कुछ न कुछ विमा अवश्य होती है। यानी बिंदु को हम ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते। इसी प्रकार की समस्या उपरोक्त परिभाषा 2 में भी आती है, जिसमें चौड़ाई और लंबाई का संदर्भ आता है। कि एक रेखा में बताया था कि हमने बिंदु 2 में क्या देखा था, उसमें रेखा के बारे में लिखा था एक रेखा जो होता है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तो यानी अब चौड़ाई लंबाई भी समझाना होगा। तो और इनमें से किसी को भी पहले परिभाषित नहीं किया गया। यानी पहले ना लंबाई के बारे में बताया, ना चौड़ाई के बारे में, भाग के बारे में, और उनकी परिभाषाएं लिख दी गई कि बिंदु ये है, रेखा ये है, पृष्ठ ये है। तो इसी कारण किसी भी विषय के अध्ययन के लिए कुछ पदों को अपरिभाषित रखा गया है। इसीलिए ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा और तल, ये 3 चीजों को, बिंदु, रेखा और तल, यूक्लिड के शब्दों में समतल पृष्ठ को अपरिभाषित शब्दों के रूप में मानकर चलते हैं। तो आपको समझना है कि जो अनडिफाइंड चीजें हैं वो 3 हो गया, बिंदु यानी पॉइंट, रेखा यानी लाइन, तल यानी प्लेन। केवल यह बात अवश्य है कि हम इन्हें अंतर्ज्ञानात्मक रूप से निरूपित कर सकते हैं अथवा भौतिक प्रतिमानों, वस्तुओं की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। यानी किसी का उदाहरण देकर ही इनको समझाया जा सकता है। इनकी कोई परिभाषा, डेफिनेशन बहुत मुश्किल है देना। ठीक है, अपनी इन परिभाषाओं से प्रकट करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। तो ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सर्वथा सत्य होती हैं और उसे हम हर किसी को सत्य मानना पड़ता है। उन्होंने इनको 2 वर्गों में विभाजित किया था। ये वर्ग थे अभिग्रहित यानी एक्सिम्स या एक्सियोमस, और अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स। तो यानी एक्सोमस और पोस्टुलेट ये 2 ऐसी चीजें होती हैं, यानी ये 2 ऐसी काल्पनिक चीजें हैं जो गणित को पढ़ने में हेल्प करती हैं, और इसके अंदर जिन चीजों की हम व्याख्या करते हैं वो सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सच होती है। यानी इन्हें सच मानना पड़ता है, इनकी परिभाषाएं देना कठिन होता है। ठीक है, उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। तो अभिधारणा जो है ये ज्यामिति से संबंधित है। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं जिन्हें प्राय अभिग्रहित यानी एक्सिमोस कहा गया, वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। तो अभिग्रहित जो है वो गणित के अलावा और भी
ज्यामिति के अलावा और भी जगह इस्तेमाल होता है और अभिधारणाएं जो है वो ज्यामिति में इस्तेमाल की जाती हैं। तो अभिग्रहित और अभिधारणाओं की और अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 1 को देखिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे। तो यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों को बिना उनके द्वारा दिए गए दिए क्रम के नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों के बारे में पढ़ेंगे। अभिग्रहित क्या होते हैं? जिनको ना प्रूफ नहीं किया जा सकता, जिनको हम बस सत्य मानते हैं। ठीक है, सर्वव्यापी सत्य मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो पहली क्या थी? तो उन्होंने ये कहा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, तो ये तीनों बराबर है। यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, और यदि बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल समान दिखती हैं, बराबर हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखने पे वो बराबर होती हैं। जैसे 2 बिस्कुट समपाती है, एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो ये बराबर होती है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लो 10 है, 10 में से हमने कुछ कम कर दिया है, जैसे 10 में से हमने 2 निकाल लिया, तो जो ये पूर्ण है ना 10, ये अपने भाग से बड़ा है, तो 10 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, 10 जो है 2 से बड़ा है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं, और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यानी एक वस्तु का आधा आधा कर दो बराबर है, एक वस्तु का दुगना कर दो तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये सामान्य अभिधारणाएं किसी प्रकार के परिमाणों यानी मैग्नीट्यूड्स के संदर्भ में कही गई। पहली सामान्य अवधारणा को समतलीय आकृतियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इस आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है, तो ये वाली लाइन इसके बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के भी बराबर है। ठीक है, एक ही प्रकार के परिमाणों की तुलना की जा सकती है और उन्हें जोड़ा भी जा सकता है, परंतु भिन्न प्रकार के परिमाणों की तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, एक रेखा को एक आयत में जोड़ा नहीं जा सकता, और ना ही एक कोण की एक पंचभुज यानी पेंटागन से तुलना की जा सकती है। तो ऊपर दिया हुआ चौथा अभिग्रहित बताता हुआ प्रतीत होता है कि 2 वस्तुएं सर्वसम यानी आइडेंटिकल हों, अर्थात वे एक ही हों, बराबर हों, तो वे बराबर होती हैं। यानी एक ही हो, आइडेंटिकल हो तो बराबर होती हैं, समरूप होती हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु स्वयं के बराबर होती है। यह हर वस्तु अपने खुद के बराबर है। एक बिस्कुट जो है ना, बिस्कुट अपने खुद के बराबर है। एक पार्ले जी का पैकेट अपने पार्ले जी के पैकेट के खुद के बराबर, यानी हर वस्तु खुद के बराबर होती है। ये चौथी अभिधारणा है। यह अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन के सिद्धांत की तर्क संगतता प्रकट करता है। अभिग्रहित 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन की परिभाषा देता है। तो अभी हमने 5वां पढ़ा था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई राशि b किसी अन्य राशि a का एक भाग है तो a को राशि b और अन्य राशि c के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सांकेतिक रूप में a बड़ा होगा b से। ठीक है, इसका अर्थ होगा कि कोई c ऐसा है जो इन b और c को जोड़ने से तब पूर्ण के बराबर होगा। तो जो पूर्ण होता है ना, वो अपने जो भाग होंगे उनसे बड़ा होता है। जैसे 5 कैसे आता है, 3 और 2 5 होता है, 3 और 2 जोड़ने से 5 आता है। तो 3 और 2 जो है ये हमेशा छोटे रहेंगे, और इनका जो बड़ा भाग है ना ये 5, तो ये 5 जो है ये पूर्ण है, तो पूर्ण जो है इनसे बड़ा होगा। ये पांचवी अभिधारणा है। ठीक है, जो आपको समझना है। अभिग्रहित है। ठीक है, अभिग्रहित, अभिधारणा नहीं, अभिग्रहित।